हेलो एंड वेलकम। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 5th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 खिलौने वाला, और यह पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस कविता का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो है हमारा पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता और तुम। प्रश्न 1, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अब बताइए, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? रूठना यानी कि छोटे छोटे किसी चीज पे गुस्सा हो जाना। तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीजों पे ही थोड़ा सा गुस्सा हो जाया करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब मुझे मेरी मनपसंद वस्तु नहीं मिलती, यानी कि व्हाट आई विश दैट आई डू नॉट गेट, तब मैं रूठ जाती हूँ। प्रश्न ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? सबसे पहले हमें माँ मनाती है, क्योंकि माँ हमारी सबसे प्यारी होती है। उसके अलावा घर में और कौन कौन है जो हमें मनाते हैं? माँ के अलावा घर के सभी अन्य बड़े सदस्य, जैसे हमारे दादा दादी, वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। वैसे ही हमारे बड़े भाई बहन, हमारे पापा आदि हमें मनाते हैं। प्रश्न 2, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, यानी कि किसी बुरी चीज पर अच्छाई की विजय हुई थी, उसी बात को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम फेस्टिवल मनाते हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं। ऐसे ही त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाऊं। तो ऐसे 2 त्योहार जो हमारे देश में मनाए जाते हैं वो है दशहरा और होली। दशहरा के बारे में तो आपको पता ही है, श्री राम ने लंका में जाके रावण को मारा था। रावण ने कौन सा बुरा काम किया था? रावण ने श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। अपहरण यानी कि जबरदस्ती किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी को उठा के ले जाना। राम की पत्नी सीता को रावण श्रीलंका में लेके गया था, जो कि बुरा काम था। इसीलिए श्री राम ने लंका में जाके रावण का वध कर दिया था, यानी कि राम की जो अच्छाई थी उसने रावण की बुराई पर विजय पाई, रावण की बुराई को जीत लिया। तो इसीलिए दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन है। वैसे ही होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन है। होली के पहले वाले दिन, पहली रात को, पूर्णिमा की रात को होलिका जलाई जाती है। शायद आपने भी अपने घर के आसपास देखा होगा, लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसे जलाया जाता है। उसके आसपास गोल गोल घूम के उसकी पूजा की जाती है। आग में कई तरीके के प्रसाद डाले जाते हैं। तो इस त्योहार के पीछे क्या कहानी है? कहानी ये है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो तो राक्षस था, लेकिन अपने आप को वो भगवान समझता था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का ही बेटा, जिसका नाम प्रहलाद था, वो विष्णु की पूजा करता था, जो कि उसके पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसे ही एक वरदान मिला हुआ था, यानी कि एक स्पेशल पावर। वो ये कि आग कभी भी उसे जला नहीं पाएगी। अगर वो आग में बैठ जाएगी तो भी वो जलेगी नहीं, बर्न नहीं होगी। तो हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि तुम मेरे बेटे को, यानी कि प्रहलाद को, आग में लेके बैठ जाओ, जिससे कि तुम तो नहीं जलोगे लेकिन प्रहलाद जल के मर जाएगा। क्योंकि ऐसा बेटा जो भगवान की पूजा करता है, मेरी पूजा नहीं करता, ऐसा बेटा नहीं रहा तो अच्छा। कितना बुरा बात है ना। लेकिन बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, तब होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया, क्योंकि उसके साथ अच्छाई की शक्ति थी और अच्छाई जीत गई। उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम आज भी होली के दिन के पहले वाले रात होलिका को जलाते हैं, यानी कि हम अपनी अंदर की बुराई को जला के राख कर देते हैं और अच्छाई की जीत होती है। तो इसीलिए हम लिखेंगे दशहरा में राम की जीत और होली में होलिका दहन की कहानी है। दहन यानी कि जलाना, बर्न करना। प्रश्न 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना, समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? रामलीला यानी कि वो नाटक जो हम अक्सर थिएटर्स में या फिर दशहरा के आसपास के टाइम पे स्टेजेस में देखते हैं। लोग राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की एक्टिंग करते हैं। श्री राम से जुड़ी हुई कहानी को वो एक्टिंग करके दिखाते हैं, वो है रामलीला। तो हमने
रामलीला के जरिए या फिर टीवी में सीरियल्स के जरिए, बुक्स में स्टोरी के जरिए रामचंद्र के बारे में बहुत कुछ जाना समझा होगा। हमें उनके बारे में जो चीजें अच्छी लगती है वो बातें लिखनी है। उत्तर, हमें रामचंद्र की ये बातें अच्छी लगती है। सबसे पहले रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे। आज्ञाकारी यानी कि हर आज्ञा का पालन करना, मम्मी पापा की हर बात मानना। जैसे रामचंद्र के पेरेंट्स के कहने पे रामचंद्र वन में चले जाने को तैयार हो गए थे, इसीलिए वो आज्ञाकारी पुत्र थे। सेकंड, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। धर्म यानी कि अच्छा काम करने वाला इंसान, हमेशा जो अच्छा काम है वो वही काम किया करते थे। तीसरा, वे बड़ों का आदर करते थे, यानी कि एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते थे। चौथा, सत्य के मार्ग पर चलते थे, हमेशा वो सच का साथ देते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। पांचवा, वो वचन के पक्के थे। वचन यानी कि प्रॉमिस, कभी भी किसी को अगर प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा जरूर करते थे। छठा, वो सच्चे मित्र थे, यानी कि वो हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प किया करते थे। रामायण की कहानी में आपने पढ़ी होगी ना, रामचंद्र ने सुग्रीव की मदद की थी सुग्रीव का खोया हुआ राज्य वापस पाने में। और सातवां, वे वीर और साहसी थे, तभी तो वो लंका में जाकर रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को वापस लेके आए थे। तो हमें रामचंद्र के बारे में इन सब चीजों का पता लगता है। चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। भाव यानी कि इमोशन। हमें पोएम्स की जिन लाइन को पढ़ के इन सब चीजों के बारे में फील होता है, पता चलता है, उन लाइंस को लिखना है। सबसे पहले, खिलौना वाला साड़ी नहीं बेचता। पोएम की कौन सी लाइन को पढ़ के हमें ऐसा पता चलता है कि खिलौना वाला साड़ी नहीं बेचता? वो है, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, ये वाली लाइन। उसके बाद दूसरा है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। वो है, जब भी फेरा वाला आता है तो क्या बोलता है, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। इन दोनों लाइंस को हमें पढ़ के ये पता चलता है कि खिलौने वाला बच्चों को खिलौना लेने के लिए आवाजें लगा रहा है, यानी कि बच्चों को बुला रहा है। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, यानी कि माँ का सजेशन चाहिए। तो हमारी लाइन है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। इन दोनों लाइंस का यही मतलब है कि बच्चा अपनी माँ से सजेशन मांग रहा है कि माँ, मैं भी कौन सा खिलौना लेने वाला हूँ, तुम भी मन मन में थोड़ा सोचो। उसके बाद घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो लास्ट के कुछ लाइंस में हमने पढ़ा था, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। इन तीनों लाइंस को पढ़ के हमें ये पता चला था कि बच्चा वन में जाने के लिए थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं मिलेगी। माँ के बिना कौन गोदी में बिठाएगा और कौन बच्चे को मन में चाहने वाली चीजें देगा। अब है पांचवा क्वेश्चन, आपके घर के आसपास खिलौने वाले की तरह और भी बहुत सारे फेरी वाले आते होंगे, यानी कि चीजें बेचने वाले। जैसे मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम करारी, टाइम पास मूंगफली, ऐसी चीजें भी हमने सुनी होगी अपने घर के आसपास। वैसे ही तुम्हारे मोहल्ले में तुमने भी जरूर ऐसी आवाजें सुनी होंगी। तो जो फेरी वाले अलग अलग तरीके की सामान बेचने आते हैं, वो क्या क्या आवाजें लगाते हैं वो हमें लिखनी है। जैसे मैंने अपने घर के आसपास सुनी है, सब्जी बेचने वाला बोलता है, आलू ले लो, भिंडी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। वैसे ही हमारे घर के आसपास कबाड़ी वाले ऐसे करके भी स्क्रैप डीलर्स आते हैं। उसके बाद फ्रूट सेलर्स भी आते हैं, कुछ ताजे ताजे फल ले लो, केला, आम, अंगूर, सेब, ताजे ताजे फल ले लो। ऐसे ही और आप कितने अलग अलग तरीके की आवाजें सुनते हैं उनके बारे में आप लिखिए। उसके बाद है खेल खिलौने। तुम यहाँ पे लिखे खिलौनों में से कौन सा खेल या फिर कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगे और क्यों, आपको वो लिखना है। तो खिलौनों के मतलब तो आपको पता ही है, गेंद यानी कि बॉल, रेलगाड़ी यानी कि टॉय ट्रेन, हवाई जहाज टॉय एरोप्लेन, फिरकी क्या होता है, फिरकी ये वाला खिलौना होता है जो बच्चे अपने हाथ में लिए दौड़ते हैं और जैसे ही इसके सामने हवा आती है ये गोल 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 घूमती है और बच्चों को बहुत मजा आता है, इसे कहते हैं फिरकी। उसके बाद है धनुष बाण यानी कि बो एंड एरो, मोटर गाड़ी यानी कि कार, गुड़िया जो है डॉल, बल्ला क्रिकेट वाली बैट। उसके बाद बर्तन सेट रह गया। बर्तन सेट यानी कि किचन सेट, जो बहुत सारे बच्चे घर घर खेलते हैं, घर में छोटी छोटी खाने पीने की चीजें
बनाने का एक्टिंग करते हैं, खेल खेलते हैं, वो है बर्तन से। तो इनमें से कौन सा खिलौना आपका सबसे फेवरेट है और वो क्यों है, आपको वो लिखना है। तो इसका उत्तर तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? तो मैंने अपने बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे खेल खेले हैं। जैसे मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पकड़म पकड़ाई इत्यादि खेल खेलती हूँ। अब हम थोड़े से व्याकरण के प्रश्न देखेंगे। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। संज्ञा यानी कि नाम वाला शब्द। खिलौना किसी चीज का नाम है। खिलौने में अगर हम वाला जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो खिलौने वाला शब्द बन जाएगा। तो वैसे ही नीचे लिखे वाक्यों में जो रेखा वाला हिस्सा है उसे ध्यान से देखो और उसके साथ संज्ञा, क्रिया और आदि अगर कोई है तो उसे पहचानो। जैसे सबसे पहला है, पान वाले की दुकान आज बंद है। इसमें वाले शब्द अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? पान बचेगा। पान संज्ञा शब्द है क्योंकि वो एक लीफ होता है जिसे लोग खाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पान वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा है। सिर्फ पान अगर हम लेंगे तो वो संज्ञा शब्द होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लीफ का नाम है। लेकिन अगर पान वाला बोलेंगे तो वो मोनू पान वाला भी हो सकता है, चिंटू पान वाला भी हो सकता है, कोई भी पान वाला हो सकता है। इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पान वाला एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है जो पान बेचते हैं। दूसरा है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। यहाँ पे वाली शब्द किसके सामने लगा है? दिल्ली के सामने। दिल्ली तो संज्ञा शब्द है क्योंकि वो किसी शहर का नाम है, स्पेसिफिक सिटी का नाम है दिल्ली। लेकिन दिल्ली वाली मौसी, अब दिल्ली वाली मौसी के बारे में जब हम बोलेंगे, मौसी यानी कि मम्मी की बहन जो दिल्ली वाली है, मीन्स वो दिल्ली में रहती है। तो अगर मम्मी की 3-4 बहनें हैं और दिल्ली में सिर्फ एक ही बहन है और अगर उन्हें हम दिल्ली वाली मौसी बोल रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हुआ, हम उन्हीं मौसी के बारे में बोल रहे हैं जो दिल्ली में रहती है। इसीलिए दिल्ली वाली मौसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे हमें किसी व्यक्ति का पता चलता है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का जो दिल्ली में रहती है। तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। कौन सी वाली बस? 5 बजे वाली, जो बस 5 बजे ही आती है। 5 बजे वाली बस इस बस की विशेषता बता रहा है क्योंकि ये बस किसी और टाइम पे नहीं आती, 5 बजे ही आती है। इस बस की स्पेशलिटी बता रहा है। इसीलिए 5 बजे वाली ये जो वर्ड हुआ, ये एक विशेषण शब्द है। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जो किसी वर्ड की स्पेशलिटी बताता है, किसी वर्ड की खासियत बताता है। उसके बाद है, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने वाली यानी कि जो बोलती है, जो कोई काम करती है। अब आप ये मत समझना कि ये बोलने वाली जो शब्द है ये गुड़िया की स्पेशलिटी बता रहा है, नहीं। इस वर्ड का मतलब है बोलना। बोलना एक काम होता है और जब भी हम कोई काम वाला शब्द छांटते हैं सेंटेंस में से तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया शब्द, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। इसीलिए बोलने वाली गुड़िया जो है वो एक क्रिया शब्द है। बोलना क्रिया है, डूइंग वर्ड है। उसके बाद है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? कैसा आदमी है? दाढ़ी वाला आदमी है। अब दाढ़ी वाला आदमी एक स्पेसिफिक आदमी है जिसे हम रोज मानो देखते हैं सड़क पे चलते हुए। दाढ़ी वाला आदमी वो आज दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? वो एक पर्टिकुलर एक ही इंसान है जो दाढ़ी रखता है और जिन्हें हम देखते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि आदमी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो संज्ञा शब्द है। कौन सा वाला संज्ञा? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंसान। इसीलिए हम इन्हें संज्ञा लिखेंगे। हम इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर वाले को अंडरलाइन किया गया है और यहाँ पे साइड में रख दो भी है। रख देना एक काम होता है। तो यहाँ पे तो मुझे क्रिया शब्द मिल गया, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन यहाँ है, ऊपर वाले में है। ऊपर वाला कमरा यानी कि किसी कमरे की स्पेशलिटी को बता रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? ऊपर वाला कमरा, नीचे वाला कमरा, वो कमरे की स्पेशलिटी है कि वो किस जगह पे है। इसीलिए जब कोई भी शब्द किसी चीज की स्पेशलिटी बताता है, वो कौन सा शब्द होता है? वो विशेषण शब्द होता है, एडजेक्टिव होता है। इसीलिए हम लिखेंगे ऊपर वाले विशेषण शब्द है और रख दो क्रिया शब्द है। और आखिरी है, मैं रात वाली गाड़ी से
जम्मू जाऊंगी। यहाँ पे रात वाली गाड़ी यानी कि जो गाड़ी रात को आती है। 5 बजे वाली बस वाले क्वेश्चन में भी जैसे बस की विशेषता बता रही थी, वैसे ही इस गाड़ी की विशेषता है रात वाली गाड़ी, जो ट्रेन रात को चलती है, यानी कि ये ट्रेन की विशेषता बता रही है, इसीलिए रात बजे वाली गाड़ी विशेषण शब्द है। उसके बाद आपके बुक में है लास्ट क्वेश्चन, कविता में कथा यानी कि स्टोरी में एक छोटी सी कहानी छिपी हुई है। इस कविता में 3 नाम आए हैं, राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। कौशल्या जो रामचंद्र की माता थी और ताड़का जो एक राक्षसी थी जिसे राम ने मार डाला था। अब प्रश्न क, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? पात्र यानी कि कैरेक्टर्स। प्रसिद्ध फेमस, किस फेमस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं? उत्तर, ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को हिंदी में रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ख, यही रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों में, इन लाइंस में, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इन लाइंस का रामायण की स्टोरी से क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? उत्तर, इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता का बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या बनाता है क्योंकि वो स्वयं को, खुद को रामचंद्र मानता है। रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए यानी कि 14 इयर्स के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे क्योंकि वो वन में चले गए थे। परंतु बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता और वो इसीलिए कहता है कि वह कौशल्या के साथ ही रहेगा, यानी कि अपनी माँ के साथ ही रहेगा। प्रश्न ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, यानी कि रामायण के कुछ छोटे छोटे हिस्से, छोटी छोटी बातें, संदर्भ यानी कि इनके बारे में जो बात है वो कविता में भी बताई गई है। आप अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। जैसे तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। इस लाइन को पढ़ के हमें रामायण स्टोरी के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल करने के लिए वन में जाके राक्षसों को मारा था, उनका वध किया था। उसके बाद है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। इसका मतलब रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे क्योंकि वो बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस कविता को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और स्टोरी के साथ अच्छे से समझाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, जिसका लिंक और बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बजाइए बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel.